आदाब। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और वजीर आजम के प्रोग्राम के मकाम का किया मुआयना। वजीर आला ने नयागंज से रावत मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो में किया सफर। गोरखपुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हावर्ड डैम पर बन रही 4 लेन सड़क की तामीरी कामों का जमीनी मुआयना किया। इससे सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के साथ ही नक़्ल व हमल के मसाइल का होगा हल। लखनऊ में आज वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने सुलभ इंटरनेशनल के बानी आजहानी बिंदेश्वर पाठक के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की। इस दौरान उनके जरिए किए गए कामों की सताइश भी की। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए तशद्दुद पर NCW की सदर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मगरबी बंगाल में डर का माहौल खत्म करने की जरूरत, ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना रियासती सरकार की जिम्मेदारी। नए वक्फ कानून पर शुबहात को दूर करने के लिए बीजेपी की आज से मुल्क गिर बेदारी मुहिम। नए वक्फ कानून से होने वाले मफाद के बारे में दी जाएगी जानकारी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी के इस दौरे के जरिए भारत सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक साझेदारी को नई रफ्तार मिलेगी। 2016 और 2019 के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का यह तीसरा दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल के बीच सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जन जन के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग साझा करते आए हैं। ऐसे में पीएम की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को जहां नई गति देगा, वहीं ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज लखनऊ में वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने सुलभ इंटरनेशनल के बानी आजहानी बिंदेश्वर पाठक के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की। उन्होंने उनके मुजस्समे पर गुलपोशी की। इस मौके पर आजहानी बिंदेश्वर पाठक की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि उनके ज़रिए किए गए कामों की सताइश भी की। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में लाल किले की फसील से यौम आज़ादी के मौके पर इजाबत घरों की बात कही थी। उन्होंने ये भी बताया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ इजाबत घरों की तामीर हुई। इतना ही नहीं, आज 95% गाँव ODF करार दिए जा चुके हैं। इस मौके पर रियासत के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और महानगर लखनऊ की सदर आनंद द्विवेदी मौजूद थे। आपको इस बात की जानकारी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से शौचालयों की बात की। स्वच्छ भारत मिशन, जिसके बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण अब तक हो चुका है। शौचालय कवरेज जो पहले 40% हुआ करता था, 40% हुआ करता था, वह कवरेज बढ़कर 100% हो गया।
और आज आपको जानकर खुशी होगी कि 95% से अधिक गांव ODF प्लस घोषित हो चुकी हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे। वज़ीर आला ने PM मोदी के 24 अप्रैल को होने वाले कानपुर प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने चकेरी एयरपोर्ट, घाटमपुर पावर प्लांट, पनकी मेट्रो और CSA मैदान का मुआयना किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 20,000 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती स्कीमों के इफ्तिताह और संग बुनियाद का जायजा भी लिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नयागंज मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान वज़ीर आला ने नयागंज अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से रावतपुर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो में सफ़र भी किया। गोरखपुर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हावड़ डैम पर बन रही 4 लेन सड़क के तामीरी कामों का ज़मीनी मुआयना किया। इस दौरान वज़ीर आला ने 4 लेन की ड्राइंग मैप का जायजा लेकर प्रोजेक्ट की रफ्तार की जानकारी भी ली। इसके साथ ही उन्होंने काम करने वाले इदारे महकमे तामीरात आम्मा के अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। मुआयने के बाद एक जलसे-आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि इस 4 लेन से सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के साथ ही आमद और रफ्त के मसाइल भी हल हो सकेंगे। बाढ़ बचाव के साथ साथ यातायात की एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए जो कार्यक्रम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उस महत्वपूर्ण कार्य का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ आ जाती है तो गोरखपुर महानगर एकमात्र केंद्र होता है जहां से बचाव के कार्य होते हैं। वह सड़क मार्ग से या फिर वायुसेना के माध्यम से ये सभी कार्य सुगमता पूर्वक संपन्न हो पाते हैं। अब एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये 4 लेन की सड़क होगी। फिर डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और फिर वहां से हावड़ बंदा के बाद माधोपुर तटबंध को भी 4 लेन के साथ जोड़ते हुए महेसरात को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो महेसरात तक के पूरे उसको बाहर से 4 लेन की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में ज़बरदस्त बारिश और ज़ालाबारी से 3 लोगों की जान चली गई है। इलाके में पूरी रात भारी ज़ालाबारी हुई और इसके बाद चंद्रकोट गांव में आज सुबह भी भारी बारिश और ज़ालाबारी देखी गई। कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हुई और तेज़ हवाएं चली। मौसम के अलर्ट को देखते हुए इंतज़ामिया ने पहले से ही तैयारी कर ली थी, जिससे कई कीमती जानें बच गईं। वहीं ज़बरदस्त बारिश की वजह से रामबन कौमी शाहराह पर रुकावट पैदा हो गई है। इधर जम्मू कश्मीर में आज भारी बारिश और ज़ालाबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दरमियान फ़ौज के जवान कौमी शाहराह को शुरू करने में लगे हुए हैं। मरकज़ी सरकार के वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रामबन में इंतज़ामिया की फौरी कार्रवाई की सताइश की। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि वो मकामी इंतज़ामिया के लगातार राब्ते में हैं। ज़िला इंतज़ामिया के वक्त पर और फौरी कार्रवाई की वजह से कई कीमती जानें बच गई हैं। माली और दीगर सभी तरह की राहत फराहम की जा रही है। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र ने मकामी लोगों से सब्र तहम्मुल से काम लेने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि घबराने से नहीं काम चलेगा, हम मिलकर इस कुदरती आफत पर काबू पा लेंगे। नए वक्फ कानून के निफाज को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से मुल्क गिर अवामी बेदारी मुहिम शुरू करने जा रही है। ये मुहिम 5 मई तक चलेगी। मुहिम का मकसद अफवाहों को दूर करके ये बताना है कि वक्फ एक्ट मुस्लिम तबके के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। हिज़्ब इख्तिलाफ मुसलसल वक्फ तरमीमी एक्ट के बारे में अफवाहें फैला रहा है। ऐसे में बीजेपी बड़े पैमाने पर अवामी बेदारी मुहिम चलाकर इन अफवाहों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है।
पार्टी का फोकस खासतौर से गरीब मुसलमानों और ख़वातीन पर रहेगा। इससे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर पूरे मुल्क में राब्ता, बातचीत और दीगर तकरीब की पूरी चेन तैयार कर ली है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी वक्फ तरमीमी बिल के मफाद को घर घर पहुँचाएगी। वक्फ तरमीमी कानून के मौसर होने के बाद से ही पूरे मुल्क में जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं। नए कानून को लेकर मगरबी बंगाल में भी जमकर तशद्दुद हुआ है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस 21 अप्रैल को 4 रोज़ा भारत के दौरे पर आ रहे हैं। नायब सदर सबसे पहले दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो पिंक सिटी का दौरा करेंगे। नायब सदर वेंस के इस्तकबाल के लिए जयपुर में ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। 22 अप्रैल को वो तारीखी आमेर के किले का दौरा करेंगे, जहां उनका रवायती राजस्थानी अंदाज में खैर मकदम किया जाएगा और उसके बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली यूएस इंडिया बिजनेस कमेटी में हिस्सा लेंगे और दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात को लेकर अपना विजन शेयर करेंगे। बिजनेस कमेटी के बाद नायब सदर वेंस राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा और गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। 23 अप्रैल को वो आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करेंगे। 24 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाएंगे। नायब सदर वेंस दौरे के दौरान इनके साथ ही उनके अहलिया उषा बच्चे समेत दीगर सीनियर अमरीकी अफसरान भी मौजूद होंगे। 2013 के बाद ये किसी भी अमरीकी नायब सदर का हिंदुस्तानी दौरा है और इससे पहले 2013 में जो बाइडेन नायब सदर रहते हुए भारत आए थे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये वक्फा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। अलीगढ़ में अपने 5 रोज़ा दौरे के तीसरे दिन संघ के सरबराह मोहन भागवत ने 2 ब्रांचों का दौरा किया। पहले दौर में उन्होंने एचबी इंटर कॉलेज में सनातन ब्रांच का दौरा किया और फिर शाम को पंचनगरी वाक़े भगत सिंह शाक्य पर पहुँचे। भागवत ने दोनों शाखाओं में समाज में इनकलाबी तब्दीली के लिए पंच परिवर्तन और संघ के शताब्दी बरस पर जोर दिया। उन्होंने रज़ाकारों से कहा है कि वो माशरे में हम आहंगी का पैगाम फैलाने के लिए काम करें। रज़ाकार समाज के हर तबके से जुड़ें, उनसे मिलें और उन्हें अदब व एहतराम के साथ अपने घर बुलाएं। साथ ही त्योहारों और प्रोग्रामों में मिलकर हिस्सा लें ताकि समाज में इत्तेहाद और हम आहंगी पैदा हो। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का सबसे बड़ा सरमाया सखावत है। कुनबे में एक साथ पूजा, हवन और खाना खाना चाहिए, जिससे कुनबे में एकता बनी है। शाहजहांपुर के गन्ना तहकीकी काउंसिल में मुख्यमंत्री गन्ना खुसूसी तरबियती प्रोग्राम की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के वजीर मालियात सुरेश खन्ना ने इसका इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में गन्ना तरक्यात और चीनी सनअत महकमे की जानिब से 3 दिनों तक चलेगा। इसका मकसद पूरी रियासत में 1520 मास्टर ट्रेनर तैयार करना है, जो आगे चलकर गाँव-गाँव जाकर गन्ना किसानों को बेहतर तकनीक से खेती करना सिखाएंगे। वज़ीर मालियात सुरेश खन्ना ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा है कि इस तरबियत से किसानों को गन्ना पता चलेगा कि गन्ना कब बोना है, कब पानी देना है और कब दवा डालनी है। इससे फसल की पैदावार बढ़ेगी और लागत की कमी आएगी। उन्होंने कहा है कि अगर तरबियत बेहतर तरीके से अपनाई गई तो वज़ीर आला का किसानों को इजाफी दोगुनी करने का ख्वाब ज़रूर पूरा हो जाएगा। की गई थी जिसमें मास्टर ट्रेनर्स लोगों को ट्रेनिंग दिए जाने की बात है। पहले ये ट्रेनिंग पाएंगे और उसके बाद ये लोगों को ट्रेन करेंगे और वो लोग जाकर फिर किसानों को ट्रेनिंग देंगे। और सभी लोगों का एक तरीके से बहुत बड़ा फायदा होगा अगर पूरी तरीके से ट्रेनिंग में वो इसको आत्मसात करेंगे। कब गन्ना बोया जाए, किस समय उसको आवश्यकता है पानी की, किस समय आवश्यकता है किसी दवा की, किस समय जिस बात की आवश्यकता हो, अगर पूरी देखरेख के साथ इस पर चिंता की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई वो जरूर सफल होगी।
आगरा में देही असेंबली हलके के धनौली में भारतीय जनता पार्टी के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का इनेकाद किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का इफ्तिताह जल शक्ति, आबपाशी और आबी वसाइल के वजीर स्वतंत्र देव सिंह और काबीनी वजीर बेबी रानी मौर्य के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इलाके के सामने किया गया। इस मौके पर काबीनी वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की पैदाइश ऐसे वक्त में हुई जब जात पात के नाम पर इम्तियाज चरम पर था। ऐसे वक्त में बाबा साहब ने कलम को तलवार बनकर तालीम हासिल की। के लिए, न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, देश में जीने का अधिकार दिया, ऐसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को आज जो कुछ है, बाबा भीमराव अंबेडकर एक महान नेता थे और उनके बनाए हुए संविधान के कारण ही आज महिलाएं भी बराबरी का हक पा रही हैं, सम्मान पा रही हैं, शिक्षा का भी अधिकार पा रही हैं और समाज के आरक्षण की भी व्यवस्था करके उन्होंने समाज में जीने का अधिकार दिया बाबा साहब। वेब्स समिट में कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 में पूरे मुल्क के तख्लीककार, फनकार और शायकीन हिस्सा ले नजर आ रहे हैं। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स के लिए वाइल्ड कार्ड शो डाउन मुनक़िद किया गया और शॉर्ट लिस्ट किए गए फाइनलिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। चैंपियनशिप 2025 को भारत की सबसे प्रतिष्ठित और समावेशी कॉस्प्ले प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है, जो वेब समिट की जीवंत पृष्ठभूमि में आयोजित की गई है। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स की रचनात्मकता और जुनून देखने को मिला कॉस्प्लेयर्स वेब्स के लिए वाइल्ड कार्ड शोडाउन में। हमने कॉस्प्लेयर्स को एक मौका दिया है जहां पे वो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर कॉस्प्लेयर्स की तरह कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड वेब समिट में इनके लिए एक बड़ा मौका मिलेगा जहां पे वो नेशन वाइड लेवल पे कॉस्प्ले इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं एंड वहां पे पार्टिसिपेट करके अपना एक करियर बना सकते हैं। वेव्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप शोडाउन काफी बेहतर तरीके से हुआ। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें जो एनर्जी थी, एंथुजियाज्म थी, वो अलग लेवल की थी। अभी एक कॉस्प्लेयर की चैंपियनशिप का नाम पे एक इवेंट अभी कर लिया था हमने। बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स हैदराबाद से ऑलरेडी हम तो कंप्लीट कर चुका है उधर, और आज हम तो कोशिश किया था सबसे अच्छा, बट लेकिन इधर तो अलग ही हो रहा है। मतलब इतना सारे कॉस्प्लेयर्स हम तो एक्सपेक्ट किया भी नहीं। 50 से ज्यादा वाइल्ड कार्ड प्रतिभागियों में से 30 कॉस्प्लेयर्स को उनकी असाधारण रचनात्मकता, शिल्प कौशल और प्रदर्शन के लिए चुना गया। वाइल्ड कार्ड शोडाउन ने इन जोशीले कलाकारों को अपने हुनर दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर बहुत कम मिला है, मतलब इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन कल्चर कॉस्प्ले के मामले में। ऐसा नहीं कि लोग करते शायद बहुत लोग को उतना अप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलता होगा, तो मोटिवेशन नहीं मिलता होगा करने के लिए। बट मेरा ऐसा बोलना है कि अगर हमारे होम ग्राउंड पे अगर हम हमारा कल्चर अपस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम बाहर वालों को, जो लोग का कल्चर हम इधर अडॉप्ट करें, उनको हम कैसा एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इंडियन माइथोलॉजी का कैरेक्टर्स भी कॉस्प्ले कर सकते हैं। यूजुअली हम अगर इवेंट्स में जाते हैं तो हम ऐसे एनिमे, मांगा वगैरह ही कर लेते हैं, बट यहाँ पे जब मैंने इंडियन माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स देखे, मैंने पर्सनली नहीं किया बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक अच्छा एडिशन था। मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा इसका ऑन दूरदर्शन एंड मैंने सोचा कि इसमें जाया कैसे जा सकता है, मे बी मैं ऐसे ही अटेंड कर लूँ, एंड फिर मुझे कॉस्प्ले का अपॉर्चुनिटी दिखा एंड मैं यहाँ पे कॉस्प्ले करने आई हूँ। वेब्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप क्रिएटर्स स्ट्रीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये चैंपियनशिप पारंपरिक भारतीय कहानी कहने और वैश्विक पॉप संस्कृति के बीच दूरी को पाटने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे भारतीय रचनाकारों को वो प्रसिद्धि मिले जिसके वो हकदार हैं। आज ईस्टर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु दोबारा पैदा हुए थे। ये त्यौहार ईसाई मजहब के सबसे कदीम और मुक़द्दस त्यौहार में से एक है। ये गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है, इसीलिए इसे संडे भी कहा जाता है।
इस खास मौके पर चर्चों में खुसूसी दुआ का इनकाद किया जाता है। साथ ही लोग प्रभु यीशु के पैगामात को याद करते हैं। ये दिन मोहब्बत, कुर्बानी और पुनर्जीवन का त्यौहार है जो हमें उम्मीद और यकीन का दर्स देता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सभी को ईस्टर की मुबारकबाद। इस मौके पर हम ईसा मसीह की जिन अनूठे कामों की याद में उसे मनाते हैं। ये त्यौहार उन्हीं उम्मीदों और नई शुरुआत के जज्बे को तरकीब देता है। ईसा मसीह के तालीमात बेलौस मोहब्बत, इंसाफ और हमदर्दी के रास्ते पर चलने की तरकीब देता है। उम्मीद है कि खुशी का ये त्यौहार सबके लिए अमन और खुशहाली लाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईस्टर की मुबारकबाद दी है। उन्होंने लिखा है कि सभी को ईस्टर की दिली मुबारकबाद। ये ईस्टर इसलिए ख़ास है क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी साल को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, इस मुक़द्दस मौके पर हर शख्स में उम्मीद, तजदीद और हमदर्दी का जज्बा पैदा करे। चारों तरफ खुशियाँ और खैर सगाली हो। कन्नौज जिले में कैंसर मुतासरा एक डॉक्टर के जज्बे की ऐसी कहानी देखने को मिल रही है जिसको सुनकर सरकारी अफसर से लेकर आवाम तक उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये पूरी खबर। यूपी के कन्नौज जिले में कैंसर पीड़ित एक डॉक्टर के जज्बे की प्रेरक कहानी सामने आई है। हरदोई जिला निवासी डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह पेशे से एक डॉक्टर है। वे लखनऊ के प्रसिद्ध KGMU अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहे थे। करीब 36 वर्ष पूर्व उनको दूसरा बेटा हुआ, लेकिन वो मानसिक रूप से दिव्यांग था। बेटे को मानसिक रोगी देखकर पहले वो बहुत परेशान हुए और फिर उन्होंने बेटे की परेशानी से प्रेरित होकर कर्ज लेकर एक जगह खरीदी और उस जगह पर मानसिक रूप से पीड़ित गरीब निराश्रित लोगों को नया जीवन देने के लिए एक संस्था बनाई। मैं एक मानसिक मंदित और मानसिक विक्षिप्त दिव्यांगों के लिए एक आश्रय गृह चला रहा हूँ। ये मेरा खुद का बच्चा मानसिक मंदित है और मैं राधा कंप्यूटर पे गया, वहाँ पे एक मानसिक विक्षिप्त घूम रहा था, तो उसको देख करके मुझे रात भर नींद नहीं आई। उससे हमें अपने खुद के बच्चे से और उस मानसिक विक्षिप्त लाभार्थी को देख करके प्रेरणा मिली कि हम ऐसे लोगों के लिए कुछ करें जो रोड पे घूम रहे हैं, जिनका कोई नहीं है। हमारे सभ्य समाज के कुछ ही लोग सपोर्ट करते हैं। आइए जानते हैं आखिर कैंसर पीड़ित डॉक्टर के जज्बे को सब क्यों सलाम कर रहे हैं। दिव्यांगों के लिए डॉक्टर ने एक संस्थान की शुरुआत की, जहां पर इस फाउंडेशन में दिव्यांग लोगों को लाना शुरू किया। 2005 से लेकर 2017 तक निजी लोगों के सहयोग से संस्थान को चलाया। 2017 के बाद सरकारी सहयोग मिला। एक बच्चे पर सुबह नाश्ते से लेकर रात खाने तक का ध्यान। KGMU के वो MS डॉक्टर रहे, लेकिन चूंकि वो समाज सेवा और जन सेवा से प्रेरित होकर के उन्होंने एक कदम उठाया है और इस समय 50 ऐसे मंदबुद्धि के वहाँ हैं जिनकी वो अच्छे ढंग से देख रेख कर रहे हैं। समय समय पर मेरे द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसका भ्रमण किया जाता है और वहाँ की व्यवस्था को देखा जाता है और जो भी कुछ कमी रहती है उसमें सहयोग करके उसको ठीक किया जाता है। 58 साल के डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह आज 30 पुरुष और 20 महिला मानसिक रोगी मरीजों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय इन दिव्यांग लोगों को देना शुरू कर दिया। 2009 में उनको कैंसर की गंभीर बीमारी हुई। डॉक्टर का कैंसर 95% तक पहुंच गया था। कैंसर का बड़ा ऑपरेशन हुआ और वो कैंसर से जंग जीत गए। जिला अम्बेडकर नगर में हवाई पट्टी पर बने खेल गांव में कौमी हैंडबॉल मुकाबले का आगाज साबिक रुकन पार्लियामेंट और विधान परिषद के रुकन डॉक्टर हरि ओम पांडे के जरिए किया गया। कौमी हैंडबॉल मुकाबला लड़कों के जुमरे में 31 सूबों की टीम शिरकत कर रही है। इस मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट और कानून साज काउंसिल के रुकन डॉक्टर हरिओम पांडे ने कहा कि सरकार ने खेल में कामयाब होने वाली टीमों को फरोग दिया है। उन्होंने कहा है कि कौमी हैंडबॉल लड़कियों के जुमरे की टीम का सिलेक्शन होगा जो बैरून मुल्क में मुल्क की क़यादत करेगी। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से खेल को बढ़ावा दिया है, खेल के जीत के आने वाली हमारी टीमों को पर एक बड़ा उपहार और बड़ा सम्मान और सबका सम्मान हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के यशस्वी राष्ट्र और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो खेलो इंडिया के नाम से दिया जाता है और खेल में इनको आच्छादित किया जाता है, इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देता हूं, जो कि बधाई के पात्र हैं। खिलाड़ियों को इतना सम्मान और
उनको नौकरी और उनको उनका अधिकार देने का काम करें। मेरठ में सामयिक विकास योजना राउंड टेबल हैकाथॉन 2025 का इनेकाद हुआ। यह प्रोग्राम 2047 का मेरठ नया मेरठ की सोच पर मबनी था। इसमें मेरठ तरक्याती अथॉरिटी के वीसी अभिषेक पांडे ने मेरठ की तरक्की के लिए 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 92 स्कीमों की तजवीज़ रखी। ये स्कीमें रुकने पार्लियामेंट अरुण गोविल, बागपत से रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर राम कुमार सांगवान, तवानाई के वजीर ममलकत डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, जल शक्ति के वजीर दिनेश खटिक, मेयर हरिकांत अहलुवालिया और कई दीगर अवामी नुमाइंदों के सामने रखी गई। तकरीब में ट्रैफिक में इस्लाह के लिए मुंतखब किए गए प्रोजेक्टों को 100 करोड़ रुपए का चेक भी WD को सौंपा गया। साथ ही SP ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार को नकलो हमल पुलिस के लिए बाइकों की चाबी भी दी गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कुछ वक्त कबल मेरठ के प्रयागराज की तर्ज पर तरक्की याफ्ता बनाने की बात कही थी। इसी मंशा के तहत ये तजावीज़ तैयार की गई है मेरठ के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। मेरठ का जो भविष्य है वो आप देखिए, पिछले 6-8 महीने में जो मेरठ में हुआ है, विकास हुआ है, उसकी ठीक है वो शुरुआत उसकी पहले से हुई होगी ज़रूर, लेकिन हुआ अभी है और मेरठ का भविष्य बहुत उज्जवल है। बिकॉज ये जितना भी कनेक्टिविटी मेरठ की बढ़ गई ना सारी, और जो मेरठ में अब 2 नए सिटीज़ भी शुरू होने वाले हैं, उसकी वजह से मेरठ बहुत तरक्की करेगा। बहुत देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने हम लोग जब उनसे मिलते थे और आग्रह करते थे कि महाराज जी मेरठ के लिए हम चाहते हैं कि मेरठ का विकास हो, महाराज जी की प्रायोरिटी पर मेरठ है। और महाराज जी ने पहले ही ये कहा था कि हम प्रयागराज की तर्ज पे मेरठ को भी डेवलप करेंगे, और उसी के संदर्भ में ये बैठक भी हुई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे मार्च में, उन्होंने निर्देशित किया अधिकारियों को कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर पूरे मेरठ को डेवलप करने का एक प्लान बनाए। उसी प्लान के तहत आज बैठक हुई है। पहले भी हमारा एक हैकाथॉन वन हुआ था, उसमें भी लगभग 300 करोड़ के मेरठ को कैसे विकसित किया जाए उस पर प्लानिंग हुई थी। लेकिन आज ये दूसरी बैठक है और इसमें लगभग 17,000 करोड़ के हमने प्रोजेक्ट इसमें सारे लिए गए हैं, और ड्रेन से लेकर सारा सिविल से लेकर और जितना भी मेरठ को डेवलप करने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं उस पर सभी के विचार आए, सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मेरठ बदलता हुआ दिखाई देगा। और पूरे मेरठ जिले के लिए, चाहे हसनापुर हो, चाहे सिवाल खास हो, चाहे सरदना हो, चाहे किठौर हो, चाहे मेरठ हो, उसके अंदर पूरा एक बहुत अच्छा विकास का इन लोगों ने परिकल्पना बना करके उसको 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनाई हैं, जिसका इम्प्लीमेंट उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होने वाला है। जालौन जिले की ग्राम पंचायत रंगोली रियासत की पहली गरीबी से पाक ग्राम पंचायत बन गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के गरीबी से पाक उत्तर प्रदेश के ख्वाब को पूरा करते हुए इस ग्राम पंचायत ने यह हुसूलियाबी हासिल की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए गरीबी से पाक उत्तर प्रदेश के लिए ज़ीरो पॉवर्टी योजना चलाई गई है, जिससे रियासत के किसी भी गांव में कोई भी गरीब महरूम ना रहे और रियासत को गरीबी से पाक बनाया जा सके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जालौन जिले की ग्राम पंचायत रंगौली प्रदेश की पहली गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बन गई है। सीएम योगी के गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करते हुए इस ग्राम पंचायत ने ये उपलब्धि हासिल की है। गांव में जो 22 परिवार जीरो प्रॉपर्टी में हैं, उनको सारी योजना का लाभ मिला, जैसे कि पढ़ाई नंबर 1, नंबर 2 राशन कार्ड, नंबर 3 कन्या सुमंगला योजना, वृद्धा पेंशन, शौचालय, आवास, गैस सिलेंडर, जितनी सरकार की सारी योजना है उनको गरीबों को लाभ दिलाने का काम माननीय जिलाधिकारी के अथक प्रयासों से किया गया, और हम लोग भी उसमें लगे रहे कि गरीबों को जन तक लाभ पहुंचने का काम हो। हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गांव के गरीब लोग बहुत खुश हैं। अब गांव में कोई व्यक्ति गरीब नहीं है। अब और क्या है जीरो पॉवर्टी अभियान, उसे भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसे 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। इस अभियान के तहत राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत से सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, श्रमिक कार्ड, आयुष्मान भारत योजना के तहत एक गोल्ड कार्ड और अन्य पेंशन संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाता है। हमें शौचालय मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, बाकी जो का सुविधाएं हैं वो सारी सब कुछ मिली है। पहले क्या दिक्कतें होती थी? पहले लैट्रिन थी तो हमें घर से बाहर जाने पड़ता था, अब वो भी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। गैस चूल्हा मिल गया,
तब भी ठीक है। सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। सीएम योगी के सपने को साकार करते हुए जालौन की ग्राम पंचायत रगौली ने नया आयाम स्थापित किया है और इस योजना के चलते ग्राम पंचायत रगौली में अब कोई गरीब नहीं है। सरकार ने इस अभियान को चरणों में चलाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य परिवारों की वार्षिक आय को न्यूनतम 1.25 लाख रुपए तक लाना है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।